सो गाइज इस सिंगल लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले कि एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो हमें स्टडी करनी चाहिए। सेकंड, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी तक एसएससी जेई, जेके एसएसबी, जेई सिविल और आईईएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तीसरा, हम दोनों चीज़ें कवर करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं और सब्जेक्टिव पार्ट रहेगा एस्टिमेशन सब्जेक्ट का। और लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये जो सिंगल लेक्चर है इससे आपको नोट्स भी मिलेंगे और आपका फुल सिलेबस भी कवर होगा। चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। हम यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनसे इरेगुलर फिगर्स का एरिया और हम अर्थवर्क या वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करते हैं तो वो स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, इफ़ डी इज़ द कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द सेक्शंस देन द प्रिज्मेटल फार्मूला फॉर वॉल्यूम इज़। देखो दो क्रॉस सेक्शन इनके बीच का जो कॉमन डिस्टेंस है वो डी है। अगर डी कॉमन डिस्टेंस है, ठीक है, तो प्रिज्मेटल फार्मूला क्या होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करने के लिए। आपको बता दूं प्रिज्मेटल फार्मूला को ही सिम्पसन रूल कहते हैं। कई बार एग्जाम में आता है सिम्पसन रूल, तो अगर हमें प्रिज्मेटल फार्मूला मालूम है तो उसी को सिम्पसन रूल कहते हैं। तो इसके हिसाब से वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क क्या हो जाएगा, ये कॉमन डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 3 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन एरियाज प्लस 2 इंटू जितने भी ऑड एरियाज़ हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 ही एरियाज़ रखे हैं, तो ऐसे ही हमारे और भी एरियाज़ होंगे। तो यहाँ ये होता है हमारा प्रिज्मेटल फार्मूला वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करने के लिए। इसी हिसाब से जो सिम्पसन रूल है यही प्रिज्मेटल फार्मूला अगर इरेगुलर फिगर के एरिया निकालना हो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके अलावा देखो गाइज बाकी कौन से मेथड है जिससे हम वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले एवरेज डेप्थ मेथड। एवरेज डेप्थ मेथड में क्या होता है, ये तब यूज़ होता है अगर सिर्फ हमारे पास 3 क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, जैसे फर्स्ट एरिया लास्ट एरिया, सिर्फ 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया हो तो वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क तब हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। इसमें होता है क्या, एरिया ऑफ मिड सेक्शन डिवाइडेड बाई लेंथ। मान लो ये जैसे फर्स्ट एरिया है, ये लास्ट एरिया है, तो फर्स्ट एरिया लास्ट एरिया डिवाइडेड बाई 2 एक मीन एरिया आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो हमने मीन एरिया कैलकुलेट किया, उसको लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है अर्थवर्क का वो निकल जाएगा। इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब सिर्फ 2 क्रॉस सेक्शन हमारे पास हों। तो इसके अलावा दूसरा मेथड देखिए ट्रेपेजॉइडल मेथड, जिसको मीन सेक्शनल या एंड एरिया मेथड भी कहते हैं। ये किसके बराबर होता है, कॉमन डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 2 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग एरियाज। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रिज्मेटल फार्मूला जिसको सिम्पसन रूल कहते हैं वो अभी हमने पढ़ा। अगर हमारे पास मल्टी एरियाज़ हो, मतलब A1, A2, A3 ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हों, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ 3 एरियाज़ हों तो इस एरिया से हम जो है वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क मोस्ट एक्यूरेट निकालते हैं। वो किसके बराबर होता है, कॉमन लेंथ डिवाइडेड बाई 6 इंटू फर्स्ट एरिया प्लस सेकेंड एरिया प्लस 4 इंटू मीन एरिया, जो अभी हमने ऊपर कहा था फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया डिवाइडेड बाई 2। चलिए गाइस यहाँ तक समझ आई। अब हम बात करते हैं कि इरेगुलर फिगर्स के एरिया हम कितने मेथड से निकाल सकते हैं। तो 4 मेथड्स होते हैं। पहला मिड ऑर्डिनेट रूल, एवरेज ऑर्डिनेट रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल। तो यहाँ पे जो ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मिड ऑर्डिनेट रूल में क्या करते हैं, देखो ये हमारे पास इरेगुलर फिगर है, ठीक है, ये हमारे पास इरेगुलर फिगर ऐसे बाउंड्री है और ये कोई बेस लाइन है जहाँ से हमने यहाँ पे ऑर्डिनेट्स मेजर किए हैं। ठीक है, ऑर्डिनेट्स मेजर किए हैं। अब क्या करते हैं मिड ऑर्डिनेट रूल में, हम क्या करते हैं, जैसे ये ऑर्डिनेट लिया, यहाँ पे ये ऑर्डिनेट लिया, तो इनके बीच इन दोनों ऑर्डिनेट्स को हम प्लस करेंगे, इन दोनों ऑर्डिनेट्स को हम प्लस करेंगे तो एक मिड ऑर्डिनेट आ जाएगा, इसलिए इसको मिड ऑर्डिनेट रूल कहते हैं। वैसे इस ऑर्डिनेट को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाई 2 तो एक मिड ऑर्डिनेट आ जाएगा। तो जितने भी मिड ऑर्डिनेट हमारे आ रहे हैं H1, H2, H3, तो इनको हम सम करेंगे मल्टीप्लाई कॉमन डिस्टेंस। ठीक है, कॉमन डिस्टेंस करेंगे तो इससे हर एक जो फिगर के एरिया वो आ जाएगा। ये था हमारा मिड ऑर्डिनेट रूल। दूसरा देखो एवरेज ऑर्डिनेट रूल। अब एवरेज ऑर्डिनेट रूल में क्या होता है, जितने भी ऑर्डिनेट्स हैं हमारे इन सबको हम सम करेंगे, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स। ये ऑर्डिनेट हैं कितने, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई टोटल लेंथ बेस लाइन की, तो ये आ जाता है एवरेज ऑर्डिनेट रूल में। इसके अलावा ट्रेपेजॉइडल रूल क्या है, देखो ट्रेपेजॉइडल रूल अभी हमने पीछे पढ़ा था, जैसे वॉल्यूम के लिए भी था, D/2 या D इंटू फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट। तो जो हमने पीछे पढ़ा ये भी वही फॉर्मूला है। और सिम्पसन रूल क्या था, फर्स्ट ऑर्डिनेट कॉमन डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 3 प्लस फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट 4 इंटू इवन ऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू ऑड ऑर्डिनेट्स। अब देखिए एस्टिमेट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए। मेजरमेंट इज़ नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस। देखो कहाँ पे हम मेजरमेंट जो है वो स्क्वायर मीटर में लेते हैं, कहाँ पे क्यूबिक मीटर में लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कराता हूँ। सबसे पहले RCC छज्जा, आपने देखा होगा जैसे हमारी जो विंडोज़ होती हैं उनके ऊपर से हम थोड़ी सी प्रोजेक्शंस निकालते हैं ताकि बारिश का पानी थ्रू आउट हो, तो उन प्रोजेक्शन को RCC छज्जा कहते हैं और उनकी मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में की जाती है। ठीक है, याद रखिए।
रखिएगा, उनकी मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में की जाती है। डीपीसी डैम प्रूफ कोट जो हमारा प्लिंथ लेवल तक पहुंच जाती है वॉल, तो वहाँ पे डीपीसी डलता है और इसकी मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होती है, याद रखिएगा। उसके बाद फॉर्मवर्क, जैसे जो हमारी शटरिंग कहते हैं देसी भाषा में, जैसे कॉलम बीम स्लैब के लिए जो फॉर्मवर्क लगता है उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। उसके बाद कॉन्क्रीट जैफरीज जाली वर्क, ये भी स्क्वायर मीटर में चलता है। उसके बाद कोपिंग या रनिंग मीटर में चलता है, मीटर में। जैसे हमारी छत की पैरापिट वॉल होती है इस तरीके से, उस वॉल के ऊपर एक मतलब कोपिंग से प्रोवाइड की जाती है ताकि जो पानी है वो दीवार से थ्रू आउट हो जाए, तो उस कोपिंग को हम मेजर करते हैं रनिंग मीटर में। कॉर्नाइस भी पानी को थ्रू आउट करने के लिए होता है, ये भी पैरापिट वॉल पे छत पे, ये भी रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। इसके अलावा फॉर्मवर्क मैंने आपको बताया स्क्वायर मीटर में, और फॉर्मवर्क अगर किसी चीज़ के लिए निकालना हो इट इज़ इक्वल टू पैरीमीटर इंटू स्पैन। और पॉइंटिंग आपको पता है स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये आपको पता होना चाहिए और याद रखिए, क्योंकि कोपिंग कॉर्नाइस देखो ये रनिंग मीटर में है, कुछ स्क्वायर मीटर में और कुछ क्यूबिक मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर 1 स्क्वायर मीटर ब्रिक फ्लैट सोलिंग कन्वेंशनल नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज। देखो ये कह रहा है कि मान लो एक फ्लोर है और फ्लोर पे हमने ईंटें डाली हैं कुछ इस तरीके से, और अगर ये कह रहा है ये एरिया जो है सारा 1 मीटर स्क्वायर है, ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसमें अगर फ्लैट सोलिंग में ऐसे हमें ईंटें निकालनी हो तो बताइए जो कन्वेंशनल साइज़ की ईंट है वो कितनी लगेगी। सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए कन्वेंशनल साइज़ ब्रिक का होता है क्या। देखो मॉड्यूलर साइज़ और स्टैंडर्ड साइज़ आपको पता है। स्टैंडर्ड साइज़ को हम नॉमिनल साइज़ भी कहते हैं, ये 190 बाई 90 बाई 90 mm। और मॉड्यूलर साइज़ विद मोटार mm याद रख सकते हो, मॉड्यूलर विद मोटार 200 बाई 100 बाई 100 mm। और कन्वेंशनल साइज़ क्या है ब्रिक का हमारे इंडिया में 250 mm बाई 125 बाई 75 mm। और ट्रेडिशनल साइज़ ब्रिक का क्या है 230 इंटू 140 इंटू 76 mm। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, ये याद रख लीजिएगा साइजेस ब्रिक्स के। अब देखो 1 स्क्वायर मीटर सिंगल ब्रिक फ्लैट सोलिंग में कितनी कन्वेंशनल साइज़ की ब्रिक्स आएंगी। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए फ्लैट सोलिंग के लिए, और मैंने यहाँ पे एज सोलिंग के लिए करा दिया। फ्लैट सोलिंग के लिए मैंने आपको बताया कि ये हमारा ऐसे फर्श और इसमें ईंटें कितनी आएंगी। अब देखो टोटल एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, और एक ईंट का एरिया कितना होगा, लेंथ में कितनी है 250 mm कन्वेंशनल साइज़ 250 mm मल्टीप्लाई विड्थ में 125 mm मल्टीप्लाई 0.125 मीटर। तो यहाँ से 32 ईंटें आ जाती है। मतलब अगर हम ईंटों को ऐसे बिठा के लगा दें फ्लोरिंग में 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कन्वेंशनल साइज़ की जो है वो 32 आएंगी। वैसे अगर एज सोलिंग की बात करें, अब देखो एज सोलिंग ये आ गया, और इसमें ईंट की क्या दिखेगी हमें, लेंथ दिखेगी और थिकनेस दिखेगी। तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू थिकनेस कितनी थी 75 mm। तो ये 54 ब्रिक्स आती हैं 1 मीटर स्क्वायर एज सोलिंग के लिए। इसके अलावा याद रखिए कि मॉड्यूलर ब्रिक्स जो होती है 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मैसनरी वर्क में लगभग 500 लगती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एस्टिमेशन के। देखो यहाँ पे फुल सिलेबस हम करेंगे, इस वीडियो में कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं। आप एंड तक वीडियो को देखिएगा, कोई भी टॉपिक जो है वो छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो वैल्यूएशन का हो या एस्टिमेशन का हो। एक और क्वेश्चन देखिए एस्टिमेट का ही। फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ 7.5 सेंटीमीटर थिक लाइम टेरेसिंग इन रूफ विद ब्रिक खोवा सुर्खी लाइम 2:2:7 प्रोपोर्शन इंक्लूडिंग फिनिशिंग क्वांटिटी ऑफ सुर्खी रिक्वायर्ड इज। क्या कह रहा है कि 1 स्क्वायर मीटर छत पे लाइम टेरेसिंग हो रही है, जो कितना मोटा है, जिसकी थिकनेस कितनी है 7.5 सेंटीमीटर इसने कहा है। अगर इसमें जो लाइम टेरेसिंग में मटेरियल लग रहा है वो लग रहा है ब्रिक खोवा सुर्खी और लाइम, और उसका प्रोपोर्शन है 2:2:7। तो इसमें सुर्खी का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा वो बताना है आपको। देखो बहुत सिंपल है, सुर्खी का प्रोपोर्शन क्या होगा, प्रोपोर्शन सुर्खी का क्या है डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रोपोर्शन इनटू वेट वॉल्यूम। और सुर्खी का प्रोपोर्शन क्या है देखो 2, और सम ऑफ प्रोपोर्शन 7 + 2 + 2 11 2 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 1 मीटर स्क्वायर में थिकनेस 7.5 डिवाइडेड बाई 100, तो मीटर में आ जाएगा। ये आ गया हमारा 0.0136 क्यूबिक मीटर, ये इसका वेट वॉल्यूम आया। अब देखो वेट वॉल्यूम हमेशा हमारा जो आता है ड्राई वॉल्यूम हमेशा उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर मटेरियल को ड्राई रखोगे उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और वेट वॉल्यूम उनका कम होता है। तो ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए इसी वॉल्यूम को 33% हम इंक्रीज़ कर देंगे, तो 1.33 मल्टीप्लाई वेट वॉल्यूम, तो 0.019 क्यूबिक मीटर जो है प्रोपोर्शन होगा सुर्खी का। ये क्वेश्चन देखो SSC JEE में पूछा हुआ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इन स्ट्रेट लाइन मेथड द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़। अब देखो सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन पता होना चाहिए क्या होता है। सपोज करो आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, मान लो आपने बाइक खरीदी, अभी बाइक का जो रेट है मान लो 1 लाख है, एंड आफ्टर 1 ईयर कुछ उसका जो रेट है वो डाउन हो जाएगा, तो वो जो रेट का कम होना होता है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। विद टाइम किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू का कम होना उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड होते हैं, मतलब प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड है। तो ये पूछ रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर। यानी ओरिजिनल कॉस्ट आपने मान लो बाइक जितने में खरीदी वो आ गई आपकी ओरिजिनल कॉस्ट, माइनस सैल्वेज वैल्यू, अगर जब उसका लाइफ पीरियड खत्म हो जाता है बाइक और आप उसको बेचते हो, मान लो लाख में खरीदी थी और 10,000 में लास्ट में आपने बेच दी, तो वो उसका हो गया सैल्वेज वैल्यू जो लास्ट में आपको मिला, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइफ। मान लो 10 साल आपने चलाई, तो जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो एनुअल डेप्रिसिएशन होगी, यानी कि हर एक साल में बाइक की जो कीमत है इतनी घटती जा रही थी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन और टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, ये आपको पता होना चाहिए। देखो वैल्यूएशन तो सबको पता है, इट इज़ ए प्रोसेस और आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना। मान लो जैसे आपके पास अभी बाइक है, अगर उस बाइक को आप बेचना चाहते हो और बाइक 3 साल पहले आपने खरीदी थी, उसको ओरिजिनल कॉस्ट पता है, तो अभी उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको पता करना, उसको कहते हैं वैल्यूएशन। अब टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को या प्रॉपर्टी को आप मार्केट में बेचोगे तो एक्सपेक्टेड टू गेट, मतलब जितना हमें मिल सकता है कि उसका जो रेट है जितना मार्केट में मिल सकता है वो होता है मार्केट वैल्यू। दूसरा बुक वैल्यू। देखिए बुक वैल्यू क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग या किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू एज़ पर रिकॉर्ड। उसके बाद डिस्ट्रेस वैल्यू। अब डिस्ट्रेस वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है कि मान लो कोई बंदा जो अपनी प्रॉपर्टी को बेचता है कम प्राइस पे, जितना कि मार्केट वैल्यू में उसको मिलना था उससे कम प्राइस पे बेचता है किसी भी वजह से, जैसे उसको पैसा चाहिए, तो उस वक्त उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिस्ट्रेस वैल्यू कहते हैं। मोनोपोली वैल्यू। अब मोनोपोली वैल्यू क्या होता है, देखो मान लो कहीं पे डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है, जैसे जम्मू सिटी मान लो, अब वहाँ पे जो कमरे किराए पे लगते हैं तो वो अपने हिसाब से रेट फिक्स कर रहे हैं कि नहीं भाई अब 2,000 था अब 4,000 देना पड़ेगा, तो वो होता है मोनोपोली वैल्यू। मतलब डेवलपमेंट की वजह से वहाँ पे रेट को बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू। देखो किसी प्रॉपर्टी को अगर डिसमेंटल करके जो वो डिसमेंटल मटेरियल है उसको बेचेंगे तो वहाँ से जो वैल्यू मिलती है डेट इज स्क्रैप वैल्यू। मान लो आपके पास बाइक था, बाइक को तोड़ फोड़ के आपने कबाड़ में दे दिया, तो जो मिलेगा वहाँ से स्क्रैप वैल्यू। देखो स्क्रैप वैल्यू हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पॉजिटिव का मतलब क्या है, मान लो तोड़ फोड़ में आपका खर्च हुआ 2,000 रुपये और आपने कबाड़ में देने के बाद कमाया 3,000 रुपये, तो आपके पास यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू क्या होगी 1,000 पॉजिटिव। और तोड़ फोड़ में मान लो खर्चा हुआ आपका 3,000, लेकिन कबाड़ वाले को देने के बाद आपका खर्चा आपको जो मिला वो 2,000 मिला, यानी आपको 1,000 कम मिला, तो स्क्रैप वैल्यू हमारी नेगेटिव भी हो सकती है। ये भी SSC JEE में क्वेश्चन पूछा था कि स्क्रैप वैल्यू नेगेटिव हो सकती है या नहीं। इसके सैल्वेज वैल्यू जो अभी हमने बताया कि यूटिलिटी पीरियड खत्म होने के बाद जब हम डायरेक्टली उसको बेच दें। और स्पेक्युलेटिव वैल्यू क्या होता है, देखो किसी प्रॉपर्टी को ये सोच के खरीदना कि आने वाले टाइम में जब रेट बढ़ेंगे उस वक्त हम बेनिफिट उठाएंगे, जैसे कि किराए के तौर पर या उस वक्त बेचेंगे, तो उस वैल्यू को कहते हैं स्पेक्युलेटिव वैल्यू। तो आई होप गाइज़ कि जितने भी टाइप्स की वैल्यूज़ होती हैं इनके बारे में आपको समझ आई हो। गाइज़ अगर समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब ज़रा डेप्रिसिएशन को ध्यान से पढ़ते हैं। अब डेप्रिसिएशन होता है क्या, मैंने आपको बताया था कि ग्रेजुअल डिक्रीज़ होना वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी में बिकॉज ऑफ कांस्टेंट वियर टेयर एंड डिके, मतलब वक्त के साथ हर एक चीज़ की वैल्यू घटती है, ठीक है, तो उसका जो ग्रेजुअल डिक्रीज़ होता है उसके प्राइस में, उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट नोट क्या कह रहा है कि जो बिल्डिंग बनी होती है स्टैंडर्ड मटेरियल की, तो उनका यूटिलिटी पीरियड 80 ईयर्स लिया जाता है। मतलब अगर बिल्डिंग स्टैंडर्ड मटेरियल की बनी है तो 80 साल उसका यूटिलिटी पीरियड होता है, यूजेबल पीरियड होता है। तो अब बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन को फाइंड करने के कितने मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड तो हमने पढ़ दिया, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन, मतलब हर साल उसका जो रेट है वो कितना डाउन होगा। जैसे आज बाइक लाख की, अगले साल 90,000, अगले साल 10,000, तो वो जो हर साल जो रेट डिक्रीज़ हो रहा है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसे करते हैं। सिंकिंग फंड डेप्रिसिएशन मेथड में क्या होता है, देखो सिंकिंग फंड के बारे में आपने सुना होगा, जो ऑनर होता है वो क्या करता है, हर साल अपनी कमाई का कुछ पैसा बैंक में जमा कर देता है, ठीक है, उसको सिंकिंग फंड कहते हैं।
इस चीज़ के लिए कि आने वाले वक्त में जब यूटिलिटी पीरियड उसकी प्रॉपर्टी का ख़त्म हो, उसके पास पैसा हो, सफिशिएंट अमाउंट हो कि वो वापस से बिल्डिंग खड़ी कर सके या वापस से अपनी प्रॉपर्टी को शुरू कर सके, तो उस अमाउंट को कहते हैं सिंकिंग फ़ंड। और सिंकिंग फ़ंड जनरली ओरिजिनल कॉस्ट का 90% कंसिडर किया जाता है और 10% हम जो है वो मान के चलते हैं कि हमें स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू से वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे मान लो ₹1,00,000 लागत थी और उसके यूटिलिटी पीरियड के दौर पर ऑनर जो कम से कम 90,000 जमा कर देगा, तो यहाँ पे हम मानते हैं जितना वो हर साल सिंकिंग फ़ंड के तौर पर इंटरेस्ट के साथ बैंक में जमा करा रहा है, उतना ही हर साल उसकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की डाउन होती जा रही है। ये मानते हैं हम सिंकिंग फंड डेप्रिसिएशन मेथड में। आई होप गाइस समझ आ गई होगा आपको। इसके बाद डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड होता है। देखो इसमें डेप्रिसिएशन होता है बुक वैल्यू इंटू डेप्रिसिएशन रेट। अब देखो ये क्या होता है, मान लो मैं कहता हूँ कि तूने बाइक लाई और हर साल तेरी बाइक की कीमत 10% डाउन होगी, तो इसकी बुक वैल्यू अभी जो है वो है 40,000 मल्टीप्लाई 10% जो करूँगा मैं, तो वो इसकी डेप्रिसिएशन होगी कि हर साल इतना जो रेट है इस बाइक का गिरता जाएगा। अब देखिए गाइज, ये बुक वैल्यू होता है क्या, ये होता है कॉस्ट वैल्यू माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट वैल्यू क्या है, मान लो शुरू में आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदा था 1 लाख में और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 साल की डेप्रिसिएशन 40,000 हो गई है, तो इस साल उस प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू कितनी बचेगी, 60,000। तो ये बुक वैल्यू होता है। ये लास्ट मेथड देखिए डेप्रिसिएशन फाइंड करने का, क्वांटिटी सर्वे मेथड। इसमें हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली स्टडी किया जाता है और स्टडी करने के बाद जो डेप्रिसिएशन हुई हो वो कैलकुलेट की जाती है। ओके गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर 15 mm थिक सीमेंट प्लास्टरिंग 1:6 रेशियो 100 स्क्वायर मीटर ऑन न्यू ब्रिक वर्क, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ईंटों की दीवार है, ठीक है, नई ईंटों की दीवार है, ठीक है। इस ईंटों की दीवार में हमने क्या करना है, हमने अपना प्लास्टर वर्क करना है, हमने प्लास्टरिंग करनी है। रेशियो क्या है, सीमेंट और सैंड का 1:6 और ये एरिया कितना है, ये एरिया है 100 स्क्वायर मीटर। तो आप बताओ कि इसमें जो सीमेंट लगेगा 100 स्क्वायर मीटर 15 mm मोटे प्लास्टर के लिए कितना लगेगा। सबसे पहले वॉल्यूम प्लास्टर का पता होना चाहिए। देखो एरिया कितना है 100 स्क्वायर मीटर और मोटा कितना है 15 mm, 15/1000 0.015, तो 1.5 क्यूबिक मीटर वेट वॉल्यूम। अब 20% इसको इंक्रीज़ कर देंगे कि यहाँ पे नई ईंटें हैं तो इनमें डिप्रेशंस होंगे, ठीक है, जॉइंट्स होंगे, उनको फिल करने के लिए। तो 1.5 का 20% इंक्रीज़ करेंगे तो 1.8% बन गया। इसका 25 इंक्रीज़ फर्दर इंक्रीज़ करते हैं हम वेट वॉल्यूम का, इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 आ जाएगा। अभी टोटल ड्राई वॉल्यूम है, तो इस ड्राई वॉल्यूम में सीमेंट क्या होगा, सीमेंट का प्रोपोर्शन 1 डिवाइडेड बाई टोटल प्रोपोर्शन 7 इंटू ड्राई वॉल्यूम 2.25, तो 0.32 क्यूबिक मीटर। अब अगर आपको सीमेंट बैग्स निकालने हो तो 0.32 क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाई कर दो आप 1440 जो कि डेंसिटी होती है सीमेंट की, जो भी वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाई 50 कर दो तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स जो है वो निकल जाएंगे। ओके, आप ध्यान दीजिएगा गाइज, अगर 15 mm का प्लास्टर हो, 12 mm से मोटा जब भी प्लास्टर हो तो डिप्रेशंस की फिलिंग के लिए 20% लिया जाता है। वहीं अगर 12 mm या 6 mm हो तो इन फिलिंग्स की डिप्रेशन के लिए 30% लिया जाता है और वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम कन्वर्शन के लिए 25% ही लिया जाता है। इसके अलावा कई बार हम 10% ऐड कर देते हैं एज ए वेस्टेज भी। ओके, अब फ्लोरिंग की बात करते हैं। देखो जो फ्लोर होते हैं तो सबसे पहले 10% वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया जाता है। देखो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे, फ्लोर का वॉल्यूम कैलकुलेट कैलकुलेट करने के बाद जो फ्लोर में अनइवननेस होती है बेस में, उसको ख़त्म करने के लिए 10% उस वॉल्यूम का बढ़ा देंगे। फिर 50 से 55% बढ़ा देते हैं वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए। और चाहे पीसीसी प्लान सीमेंट कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट हो तो यहाँ पे वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम कन्वर्शन जो है 50 to 55% जो है एरिया बढ़ा देते हैं, मतलब वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। देखो ऐसा क्यों होता है, अगर मान लो ये मेरे पास एक बीकर है और यहाँ पे मैंने सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट ली और उनको मैंने पानी में मिक्स किया अच्छे से और यहाँ पे इसको मैंने सेट कर दिया दबा के, तो इसका वॉल्यूम ये बनेगा। अगर यही इनको मैं ड्राई में रखूँ तो ड्राई में लगभग ये वॉल्यूम बनेगा। तो ये जो वॉल्यूम होता है एक्स्ट्रा, ये लगभग 50% एक्स्ट्रा होता है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। अब आपको प्लिंथ एरिया एस्टिमेट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। देखो हमारी प्लिंथ होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये प्लिंथ वॉल रख दो, अंदर कमरे शमरे आ जाएंगे, कॉरिडोर्स वगैरह आ जाएंगे। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि कौन सी आइटम प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में नहीं आती। सबसे पहले वॉल थिकनेस प्लिंथ एरिया में आएंगे, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में आएंगे। इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा।
रूम का जितना भी एरिया है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में आता है, वरांडे के एरिया प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में आता है, कारपेट एरिया जो यूजेबल एरिया होता है मतलब जहाँ पे हम कोई चीज़ रख सकते हैं वो भी प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में आता है। लेकिन जो कोर्टयार्ड एरिया होता है ना, आंगन होता है, ठीक है, वो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में नहीं आता, मतलब प्लिंथ के बाहर वाला एरिया नहीं आता। इसके अलावा प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में क्या क्या नहीं आता, सबसे पहले कोर्टयार्ड एरिया याद रखिएगा। इसके अलावा हमारे प्लिंथ ऑफसेट्स होते हैं। देखो आपने देखा होगा कि ये मान लो ऐसे हमारी प्लिंथ है और उसके बाद ये हमारी दीवार कुछ ऐसे है, तो यहाँ पे जो हम थोड़ा सा ऑफसेट छोड़ते हैं, ठीक है, ये ऑफसेट को हम कंसिडर नहीं करते प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में। आई होप गाइज आपको समझ आई हो। उसके बाद कोर्टयार्ड एरिया मैंने बताया, ओपन एरियाज़ हो गया, बालकनीज़ हो गया, कैंटिलीवर प्रोजेक्शन, जैसे स्लैब मान लो यहाँ पे बिल्डिंग की जो वॉल है वो ख़त्म होती है लेकिन आप लोग स्लैब को बाहर निकालते हो थोड़ा सा, तो ये जो प्रोजेक्शन होती है एक्स्ट्रा, इसको भी प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में कंसिडर नहीं किया जाता। या इसके अलावा कई बार क्या होता है, जैसे हमारे डोर्स एंड विंडोज़ होते हैं वहाँ पे हम ये प्रोजेक्शंस निकालते हैं, तो उन प्रोजेक्शंस को भी प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में कंसिडर नहीं किया। नाउ व्हाट इज़ एस्टिमेट? तो एस्टिमेट क्या होता है? प्रोबेबल कॉस्ट अराइव्ड एट बिफोर कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले एक कॉस्ट का अंदाज़ा लगाना। नाउ इंपॉर्टेंट नोट देखिए, जो क्वांटिटी होती है वुड की फॉर शटर्स ऑफ डोर्स एंड विंडो, उसको स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। अब देखो आपने डोर्स देखे होंगे इस तरीके से, ये मान लो हॉर्न्स है जो दीवार में फिक्स है, और एक इसका मूवेबल पार्ट होता है, ठीक है, ये मूवेबल पार्ट होते हैं। तो ये जो मूवेबल पार्ट है इसको हम शटर कहते हैं, और ये जो फिक्स होता है दीवार के अंदर ये वाला, जिसको फ्रेम या चौकाट कहते हैं, तो ये फ्रेम जो है इसको मेजर किया जाता है क्यूबिक मीटर में, और जो शटर है इसको मेजर किया जाता है स्क्वायर मीटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ स्टील रूलिंग शटर्स फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया द प्लेन एरिया इज मल्टीप्लाइड बाई। अब देखो आपने दुकानों के शटर देखे होंगे, वो प्लान नहीं होते, वो कुछ बीच में इस तरीके से मतलब कॉरुगेटेड टाइप होते हैं। तो अब उनके लिए अगर हमें पेंटिंग करनी है तो प्लान में जो पेंटिंग होगी उससे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर आप साइड से देखोगे तो वही पूछ रहा है कि कॉरुगेटेड शीट के लिए जो एरिया है वो कितना एक्स्ट्रा लिया जाता है, तो 10% एक्स्ट्रा लिया जाता है। वहीं कॉरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट हमारी छत पे होती है कुछ इस तरीके से, तो उनके लिए एक्स्ट्रा लिया जाता है 1.2%, और सेमी कॉरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट के लिए भी 10% लिया जाता है, और कॉरुगेटेड स्टील शीट्स के लिए 14% लिया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखो जो बच्चे एस्टिमेट सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। मान लो आपका एग्ज़ाम 1-2 दिनों में है, ठीक है, सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, और आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ एस्टिमेशन का, तो इस सिंगल सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। देखो अब क्या पूछ रहा है कि बोलता है एस्टिमेशन जब हम करते हैं प्लास्टरिंग सरफेस के लिए तो डिडक्शन हम कब नहीं करते। जैसे मान लो ये हमारी दीवार है, ठीक है, ये ईंट की दीवार है, अब इस पर हमने प्लास्टर वर्क करना है, और इसमें मान लो कोई ओपनिंग है, ये कोई ओपनिंग है, ये सारी दीवार है ऐसे, और ये बीच में ओपनिंग है, तो बोलता है हम डिडक्शन कब नहीं करते, अगर ओपनिंग इतनी है कि उसका जो एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर से कम है, यानी ये डायमेंशन मल्टीप्लाई ये डायमेंशन करोगे 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है, तो हम इसको भी कंसिडर कर देते हैं कि इसमें भी प्लास्टर होगा। इसके अलावा आप टेक्निकल पॉइंट्स याद रखिएगा। फॉर प्लास्टर सरफेस नो डिडक्शन इज़ मेड फॉर द एंड ऑफ बीम्स पोस्ट आफ्टर। जैसे यहाँ पे मान लो ये बीम ख़त्म होता है तो इस बीम में प्लास्टर नहीं होगा। मान लो ये नीचे मैसनरी की वॉल है, ये ऊपर मैसनरी की वॉल है, तो हम इसके लिए डिडक्शन नहीं करेंगे, इसको भी कंसिडर कर देंगे कि इसमें भी हमारा प्लास्टर वर्क होगा। इसके अलावा स्मॉल ओपनिंग्स अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर तक हम डिडक्शन नहीं करते। इसके अलावा ये ध्यान रखना, फॉर ओपनिंग्स एक्सीड 0.5 स्क्वायर मीटर बट नॉट एक्सीड 3 मीटर स्क्वायर, डिडक्शन इज मेड फॉर वन साइड एंड द अदर फेस इज अलाउड फॉर जैम्स सॉफिट सील्स विच आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट सेपरेटली। अब क्या कह रहा है कि अगर जो ओपनिंग का एरिया है 0.5 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है लेकिन 3 मीटर स्क्वायर से कम है तो डिडक्शन करेंगे हम एक साइड के लिए। अब देखो जैसे दीवार है ना, दीवार, अब दीवार में जब डिडक्शन होगी तो अंदर से भी होगी और बाहर से भी होगी, तो एक ही साइड की डिडक्शन करेंगे अगर 3 मीटर स्क्वायर से हमारा कम होगा। और वहीं देखो बात कर रहा है कि अगर एरिया 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो दोनों तरफ का जो एरिया है वो हम डिडक्ट कर देंगे एक्चुअल एरिया से और उस एरिया में प्लास्टर वर्क होगा। और यहाँ पे स्टेटमेंट में ध्यान दीजिएगा, इसने कहा था कि एक साइड की डिडक्शन करते हैं दूसरी साइड की नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम डिडक्शन नहीं करते जैम्स के लिए, सॉफिट के लिए, सील्स के लिए। अब देखो ये
जैसे हमारे दरवाजे या खिड़कियाँ होती हैं ना, तो ये जो बेस होता है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं सिल, और जो वर्टिकल साइड होती है कंक्रीट वॉल की, उसको कहते हैं हम जैम्स। और सॉफिट आ गया अंडर पोर्शन बीम का या किसी भी जो हमारी आर्क्स होती हैं उनका, तो उनके लिए हम अलग से कैलकुलेट नहीं करते एरिया, तो इसलिए हम एक ही साइड डिडक्शन करते हैं। ओके, अब ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि एक्सकवेशन जहाँ पे मेजरमेंट को स्क्वायर मीटर में लिया जाता है। देखो सरफेस ड्रेसिंग, अगर प्लिंथ है आपकी, ठीक है, इस प्लिंथ में आप फिलिंग कर रहे हो, ठीक है, फिलिंग कर रहे हो, और उस फिलिंग की जो थिकनेस है वो सिर्फ 15 सेंटीमीटर है, तो उसको हम स्क्वायर मीटर में कंसिडर करते हैं। और एक्सकवेशन अगर आप कर रहे हो, एक्सकवेशन अगर आप कर रहे हो, और एक्सकवेशन की जो डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर तक ही है या उससे कम है, तो स्क्वायर मीटर में मेजर होती है। इसके अलावा देखिए, एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर पर मैसन पर डे, मतलब अगर एक मिस्त्री को अगर काम करना है, फर्श डालना है दिन भर, मतलब उसकी दिहाड़ी के हिसाब से, और फर्श की मोटापा कितना है 2.5 सेंटीमीटर, तो एक मैसन दिन भर में कितना एरिया जो है फ्लोर का कवर कर सकता है, तो एक मैसन 7.5 स्क्वायर मीटर कर सकता है। अब इंपॉर्टेंट टेबल देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम जो अर्थवर्क होता है, ठीक है, एक्सकेवेशन, मतलब जैसे हम प्लिंथों की खुदाई करते हैं मैनुअली, मतलब मशीन से नहीं, ऑर्डिनरी सॉइल में लीड 50 मीटर तक और लिफ्ट 1.5 मीटर। अब ये लीड और लिफ्ट क्या है, ये मान लो ट्रेंच है, ठीक है, यहाँ पे खुदाई हो रही है, और यहाँ से मिट्टी निकालने के बाद अगर जो लिफ्ट है, इसको लिफ्ट कहते हैं, 1.5 मीटर तक है, और यहाँ से मिट्टी जो फेंकनी है 50 मीटर से कम हो, तो एक बेल्डर होता है मजदूर जो एक्सकवेशन का काम करता है, तो दिन भर में 2.27 क्यूबिक मीटर खुदाई कर सकते हैं। वहीं अगर हार्ड सॉइल हो तो 2 क्यूबिक मीटर तक, और डिकम्पोज रॉक में 0.5 क्यूबिक मीटर तक। सैंड फिलिंग हो प्लिंथ में, या ड्रेसिंग हो, या कंसोलिडेशन हो, तो 4 क्यूबिक मीटर एक जो बेल्डर है वो दिन भर काम कर सकते हैं। ब्रिक वर्क हमारा फाउंडेशन और प्लिंथ लेवल तक 1.25 क्यूबिक मीटर एक मिस्त्री कर सकता है, और वहीं सुपर स्ट्रक्चर में और रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क में 1 क्यूबिक मीटर एक मिस्त्री कर सकता है। रैंडम रबल मैसनरी और कोर्स रबल स्टोन मैसनरी 1 क्यूबिक मीटर एक मिस्त्री कर सकता है, और वहीं अशलर मैसनरी करनी हो जहाँ पे स्टोन को प्रॉपर्ली ड्रेस किया जाता है, तो एक दिन में एक मिस्त्री से 0.4 क्यूबिक मीटर काम होगा। इसके अलावा आरसीसी का काम 3 क्यूबिक मीटर एक मैसन कर सकता है, और पीसीसी का काम 5 क्यूबिक मीटर एक मैसन दिन भर। और उसके बाद देखिए, सीमेंट कंक्रीट फ्लोर 1:4:8 रेशियो में 7.5 सेंटीमीटर मोटा हो, और उस पर प्री कॉस्ट टेराजो टाइल लगेंगी, तो 10 स्क्वायर मीटर तक कर सकता है। प्री कॉस्ट कंक्रीट फ्लोर 7.5 सेंटीमीटर 10 स्क्वायर मीटर एक मिस्त्री कर सकता है, और वहीं पे अगर टाइल बिछानी हो तो 5 स्क्वायर मीटर तक कर सकता है। और 12 mm थिक प्लास्टर अगर करना हो दीवारों पे, तो एक मिस्त्री दिन भर में 10 मीटर स्क्वायर कर सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड आउटटर्न होता है लेबर का, मैसन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज़ मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। देखो स्टील की कौन सी चीज़ें जो स्क्वायर मीटर में मापी जाती है, जैसे कोलैप्सिबल गेट हमने पीछे पढ़ा स्क्वायर मीटर में, रोलिंग शटर स्क्वायर मीटर में, स्टील के डोर्स होते हैं स्क्वायर मीटर में, कॉर्नाइस हमने पढ़ा था, मैंने वापस से लिख दिया, ये रनिंग मीटर में मेजर होता है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर रिविट्स। जैसे रिविट्स आपको पता है क्या होता है, तो रिविट्स को जब हम मेजर करते हैं कितना रिविट लगेगा, तो उसको मेजर करते हैं क्विंटल्स में, ठीक है, वेट के हिसाब से। शटर डोर और विंडोज़ की हमने स्टडी किया स्क्वायर मीटर में, रिविट हो चाहे बोल्ट हो चाहे नेट हो, ये क्विंटल में चलता है। रेन वाटर पाइप हो, प्लान पाइप हो, ये रनिंग मीटर में। एसी शीट हो हमारे स्क्वायर मीटर में, लीन कंक्रीट रूफ हो स्क्वायर मीटर में, और बॉन्ड जो होते हैं उनको मेजर किया जाता है रनिंग मीटर में। तो ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के स्टार्टिंग से, ये यूनिट्स की किस चीज़ को किस में मेजर करते हैं, एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा हर एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज़ यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ लेड फॉर कार्ड्स ट्रैक्स। तो कार्ड्स ट्रैक के लिए जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1.1 होता है, मेटल ट्रैक के लिए 1 होता है, और सैंड ट्रैक के लिए 1.4 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसकी मुझे भी उतनी समझ नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स डिलीवर्ड बाय ए अनस्किल्ड लेबर टू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन ए वर्किंग डेज। देखो जैसे मान लो यहाँ पे काम लगा हुआ है और ईंटों का ठाला आपका यहाँ पे, और यहाँ से एक मज़दूर को ईंटें लेनी है, ये दूरी है 10 मीटर की, तो एक जो मज़दूर है दिन भर में कितनी ईंटें यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर सकता है, तो लगभग 4200 ईंटें एक लेबर दिन भर में शिफ्ट कर सकता है। इसके अलावा देखिए, एक्यूरेसी इन मेजरमेंट इन द एरिया शुड बी। आप जैसे एरिया मेजर कर रहे हो तो कितनी लिमिट तक लेना है, एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, 0.01 क्यूबिक मीटर,
या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की एक्यूरेसी 0.01 क्यूबिक मीटर, और डायमेंशन या लेंथ की एक्यूरेसी भी 0.01 मीटर। अब 0.01 मीटर मल्टीप्लाई 100 करेंगे 1 सेंटीमीटर, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारा वॉल्यूम 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे फॉर्मूले तो पढ़े कि क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालते कैसे, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर देते हैं। क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालने के लिए कह रहा है 50 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एक एरिया और दूसरा एरिया, इन दोनों के बीच की दूरी 50 मीटर है। कैनल डेप्थ की एक्सट्रीम सेक्शन पे, मतलब एक एंड पे और दूसरे एंड पे जो डेप्थ है 3 मीटर और 5 मीटर, जैसे यहाँ पे 3 मीटर और 5 मीटर मैंने लिखा है। बॉटम विड्थ और टॉप विड्थ, देखो अब ये एरिया में दिखाया मैंने, बॉटम विड्थ 2 मीटर, टॉप विड्थ 4 मीटर दिया हुआ है। तो बोला मिड सेक्शन मेथड का यूज़ करो और बताओ एरिया क्या आएगा। अब देखो एरिया क्या आएगा, सबसे पहले एरिया क्या होगा मेरा, ट्रापेजोइडल है, सम ऑफ पैरेलल साइड 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच, एच हमारा x है, तो 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स, तो एरिया हमारा क्या आ गया 3x। अब हमें x मालूम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 3 मीटर है, यहाँ पे 5 मीटर है, तो बीच में हम मीन कर देंगे 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 4 मीटर। तो फर्स्ट एरिया क्या आ जाएगा हमारा 3 इंटू एक्स, कितना है 3 मीटर 9 मीटर स्क्वायर, और सेकेंड एरिया 3 इंटू एक्स कितना है 4 12 मीटर स्क्वायर, तीसरा एरिया 3 इंटू 5 15 मीटर स्क्वायर, एरिया आ गया। अब वॉल्यूम क्या बताया था हमने, D/3 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया इंटू 4 प्लस मिड एरिया, या आप कर सकते थे L/6, तो मैंने D/3 किया, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 600 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क आ जाएगा। इसके अलावा देखिए एक्सप्लोजिव्स रिक्वायर्ड फॉर ब्लास्टिंग इज मेड इन। अब देखो ब्लास्टिंग वर्क में जहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है, तो जो एक्सप्लोजिव मटेरियल चाहिए होता है तो उसको भी मेजर किया जाता है किलोग्राम में। नोट में देखिए द फ्लोर एरिया इज़ द प्लिंथ एरिया लेस देन द वॉल्स। अब देखो एक प्लिंथ एरिया होता है और एक होता है फ्लोर एरिया। अब फ्लोर एरिया क्या होता है, जितना प्लिंथ एरिया होता है उनमें से अगर जितने में दीवारें हैं हमारी वो कंसिडर ना करो, मतलब ये दीवारें कंसिडर ना करो, ये माइनस करो, तो अंदर वाला जो बचता है ये बचता है हमारा फ्लोर एरिया। इसके बाद जो सील्स होते हैं विंडोज़ के, वो भी नंबर्स में मेजर किए जाते हैं। जैसे ये मान लो ये विंडो है, ये मकान है पूरा, तो ये जो सिल होते हैं, ठीक है, ये मेजर किए जाते हैं नंबर्स में। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने स्टडी कर दिया कि डोर्स और विंडो के फ्रेम या जो चौकाट होते हैं वो कंप्यूट होते हैं क्यूबिक मीटर में, ठीक है, जिसको हम चौकाट कहते हैं, फ्रेम जो दीवार में होते हैं फिक्स। तो ग्राउटिंग को मीटर में मेजर किया जाता है। ड्रिप कोर्स जो होता है ये मेजर होता है रनिंग मीटर में। ये भी इंपॉर्टेंट टेबल है। फॉर वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट वी जनरली प्रोवाइड, देखो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में एस्टिमेट का टोटल का 2% लेते हैं। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के लिए 2% लेते हैं टोटल कॉस्ट का। वाटर सप्लाई के लिए 5% टोटल कॉस्ट का। इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन के लिए 8% लेते हैं टोटल कॉस्ट का। कॉन्टीजेंसी चार्जेस के लिए 10% टोटल कॉस्ट का, रेंज करता है 2 से 10% के बीच में। कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट माइनर प्रोजेक्ट के लिए 10% होता है और मेजर प्रोजेक्ट में 5% दिया जाता है। ओवरहेड कॉस्ट जिसमें जैसे लेबर एमेनिटीज़ ऑफिस कॉस्ट आते हैं, तो ये इंडायरेक्ट कॉस्ट होती है, ये भी 10% ली जाती है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट इज एडेड टू द शेड्यूल ऑफ रेट्स ऑफ द PWD फॉर ओवरहेड कॉस्ट। देखो ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कितना एक्स्ट्रा टोटल कॉस्ट का लिया जाता है। तो ओवरहेड कॉस्ट कंसिस्ट करती है मेंटेनेंस, लाइसेंस, इंश्योरेंस, एस्टेब्लिशमेंट, इन सब पे, तो ये लगभग 15% टोटल कॉस्ट की ली जाती है। नेक्स्ट देखिए, सेंटर लाइन मेथड फॉर एस्टिमेशन इज सुटेबल फॉर। अब देखो सेंटर लाइन मेथड कहाँ पे सुटेबल होता है। सेंटर लाइन मेथड सुटेबल तब होता है जब सारी दीवारें एक ही विड्थ की हो, सिमिलर क्रॉस सेक्शन की हो। मान लो ये हमारे पास प्लिंथ है, इसकी जितनी भी दीवारें हैं अगर ये सारी एक ही थिकनेस की है, मतलब 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 30 30, तो उस वक्त प्लिंथ सेंटर लाइन मेथड हम यूज़ करते हैं। अब नोट में देखिए क्वेश्चन पूछा, डिडक्शन एट द L जंक्शन ऑफ वॉल द टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन। अब देखो ये हमारा L जंक्शन है इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे जो डिडक्शन होगी वो कितनी होगी, तो डिडक्शन कितनी होगी, हाफ द थिकनेस ऑफ वॉल, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ हमने ले ली, ठीक है, कंसिडर कर दी। अब यहाँ से यहाँ तक करनी है तो इसमें ये वाली तो हमें नहीं करनी है, तो ये जो डिडक्शन है आधी ये हम D/2 जो है वो डिडक्ट कर दें। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज एस्टिमेटेड बाय मल्टीप्लाइंग प्लिंथ एरिया विद प्लिंथ एरिया रेट। अब देखो दो मेथड होते हैं, एक प्लिंथ एरिया एस्टिमेट होता है, एक होता है क्यूबिक कंटेंट मेथड। इन दोनों से हम जो है रफ एस्टिमेट बिल्डिंग्स के लगाते हैं। अब प्लिंथ एरिया में हम क्या करते हैं, देखो टोटल प्लिंथ एरिया हम कैलकुलेट कर देंगे, मान लो 1000 स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर कुछ भी आ गया,
तो हम रिसेंटली देखेंगे वहाँ पे कौन सी बिल्डिंग उसी मतलब डिज़ाइन के हिसाब से बनी है और उसका जो टोटल रेट है कितना आया था, तो उसका प्लिंथ एरिया रेट पर यूनिट पे निकाल देंगे। तो वैसे ही होता है हमारा क्यूबिक कंटेंट में। तो यहाँ पे नोट में देखिए क्यूबिकल कंटेंट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है प्लिंथ एरिया मेथड से, और ये बेस्ट सूटेड होता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए। तो कई बार पूछे कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए कौन सा एस्टिमेट ज़्यादा एक्यूरेट है, तो क्यूबिकल कंटेंट मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट इज कैरिड आउट इफ द सैंक्शन एस्टिमेट एक्सीड्स 5% ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। देखो, अगर जैसे डिटेल एस्टिमेट बनाया था हमने, हमारा पैसा सैंक्शन हो गया और अगर वो जो खर्चा है वो 5% से ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ता है, जिससे हमें ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है वो मिलता है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, क्वेश्चन नंबर 24। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए पंप आफ्टर 5 years इफ द एनुअल डेप्रिसिएशन वैल्यू इज 200, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द पंप इज़ 3000, यूजफुल लाइफ ऑफ द पंप इज़ 10 year। देखो बहुत सिंपल है, ये हमने डेप्रिसिएशन के मेथड्स पढ़े थे। कह रहा है कि पंप की अपनी कीमत जब खरीदा था 3000 थी, हर साल 200 रुपया उसका कीमत घटती जा रही है, 5 साल हो गए उसको, 10 साल उसकी लाइफ है। तो बताओ अभी उसकी लाइफ क्या होगी, अभी रेट क्या होगा। देखो 3000 का ख़रीदा था तो इसका रेट कितना घटा होगा, 200 रुपया एक साल में घट रहा है, 5 साल का हो गया तो 5 2 10,000, तो जो बचेगा वो हमारा हो गया 2000। तो अभी इसका जो रेट होगा वो वैल्यू क्या होगी 5 साल के बाद, 2000 रुपये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ईयर्स परचेज पे। कैलकुलेट द ईयर्स परचेज फॉर ए प्रॉपर्टी ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ 30 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 year पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिंकिंग फंड इज़ 3%। अब देखो ईयर्स परचेज क्या होता है। देखो ईयर परचेज क्या होता है कि अगर 1 रुपया मुझे कमाना है तो मुझे बैंक में कितना रुपया जमा करना पड़ेगा 1 रुपया इंटरेस्ट के साथ कमाने के लिए, ये होता है ईयर परचेज। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिए, एयर परचेज होता है 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर सिंकिंग फंड भी है आपकी तो ये हो जाएगा 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस सिंकिंग फंड। तो यहाँ पे देखिए अगर एयर परचेज कैलकुलेट करेंगे 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, सिंकिंग फंड 3% था, तो 100 अपॉन 3 + 5 12.5 रुपीज़, यानी 1 रुपया इंटरेस्ट कमाने के लिए साल भर में मुझे 12.5 रुपया जमा करना पड़ेगा अगर मुझे बैंक से ये इंटरेस्ट मिल रहे हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ आई इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल एंड इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स देन द कोफिशिएंट ऑफ एनुअल सिंकिंग फंड फैक्टर। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एनुअल सिंकिंग फंड फैक्टर क्या होता है, ये होता है आई अपॉन 1 + i की पावर n-1। देखो आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को बाद में समझाता हूँ, पहले नीचे समझिए कि सिंकिंग फ़ंड होता है क्या। मैंने आपको बताया था ना, एक ऐसी फ़ंड जो जमा करता है ऑनर, ताकि जब उसकी प्रॉपर्टी की यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाए उस वक्त उसके पास कुछ पैसा हो। तो सिंकिंग फ़ंड जनरली 90% होती है, 9/10 कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की, और 10% हम मानते हैं स्क्रैप वैल्यू, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब मान के चलो कि अगर जो ऑनर है वो 1 साल का एस कोई अमाउंट है, मान लो 1000, 2000, 10,000 कुछ भी जमा कर रहा है, आई उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और n सालों के लिए इसने ये बैंक में जमा करना शुरू कर दिया। तो अगर n साल के लिए वो पैसे डालता रहता है तो n ईयर्स के बाद ये s इंस्टॉलमेंट देने पे उसके पास टोटल कितना पैसा जमा हो जाएगा, ये फॉर्मूला है SN, टोटल इंस्टॉलमेंट, ईयरली इंस्टॉलमेंट इंटू 1 + i की पावर n-1 अपॉन i। तो यहाँ से अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी हो, ठीक है, अगर टोटल मुझे इतना पैसा जमा करना है, हर साल कितना जमा करना पड़ेगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्क कंसिस्टिंग 20,000 इज टर्म्ड है। देखो 20,000 से छोटे काम को पैटी वर्क कहते हैं, 20,000 से 1 लाख तक वो माइनर, और 1 लाख से बड़े वर्क जो है वो मेजर वर्क में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब और सेक्शनल डायमेंशन। देखो सेक्शनल डायमेंशन की बात कर रहा है, चाहे बीम हो, कॉलम हो, स्लैब हो, तो वहाँ पे एक्यूरेसी 0.5 सेंटीमीटर हो। अगर लेंथ में पूछता तो 0.1 मीटर, यानी 0.01 मीटर, सॉरी 0.01 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर सेक्शनल डायमेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ ए बिल्डिंग हैविंग एनुअल रेंट ऑफ 20,000 एंड हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। अब ये याद रख लीजिएगा कि कैपिटल वैल्यू होता है क्या, ये होता है एनुअल रेंट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सिंपली कैपिटल वैल्यू होता है एनुअल इनकम इंटू ईयर परचेज। तो कैपिटल वैल्यू क्या हो जाएगा, एनुअल रेंट 20,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 करोगे 0.05, तो ये हो जाएगा ये वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ सॉइंग ऑफ ए वुड पर मैसन पर डे। मतलब जो मिस्त्री होते हैं लकड़ी वाले, तो अगर सॉफ्ट वुड पे काम करें तो दिन भर 6 स्क्वायर मीटर तक काम कर सकते हैं, और अगर हार्डवुड में करें तो 4 मीटर स्क्वायर काम वो लकड़ी का एक दिन में कर सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टफ ज़रूर है ये। इनसाइड वॉल ऑफ ए सेप्टिक टैंक, ठीक है, एक सेप्टिक टैंक है, उसकी इनसाइड वॉल जो है वो दी है विद 12 mm सीमेंट प्लास्टर, उन पे 12 mm सीमेंट प्लास्टर होना है 1:4 रेशियो में। तो आप बताइए कि सीमेंट कितना लगेगा अगर सेप्टिक टैंक की डायमेंशन 6x4x2 है, यानी 6 मीटर बाई 4 मीटर ऐसे, और डेप्थ में कितना है 2 मीटर है। ये हमारे पास सेप्टिक टैंक है और इसमें प्लास्टर होना है कितना हमारा, ठीक है, डायग्राम देख लीजिए। इसमें जो प्लास्टर हो रहा है वो हो रहा है 12 mm का। तो अब देखो, सबसे पहले सेप्टिक टैंक में कहाँ कहाँ पे प्लास्टर वर्क होता है। एक इस दीवार पे होगा, इसके सामने वाली पे, इस दीवार पे होगा और इसके सामने वाली पे। ना तो बॉटम पे प्लास्टर होगा, ना तो स्लैब पे प्लास्टर होगा। तो इन 4 दीवारों के एरिया कैलकुलेट करो। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 6 × 2 12 प्लस मल्टीप्लाई 2 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 2 मल्टीप्लाई 2। देखो कैसे, टोटल एरिया प्लास्टरिंग के लिए 6 × 2 × 2 जो मैंने बताया, 4 × 2 × 2 40 स्क्वायर मीटर। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 40 × थिकनेस थी 12 mm डिवाइड बाई 1000 तो 0.48 क्यूबिक मीटर। 25% बढ़ाएंगे वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम के लिए, तो ये हो जाएगा 0.6 क्यूबिक मीटर। और क्वांटिटी सीमेंट की 0.6 डिवाइडेड बाई 5 × 1 तो 0.12 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट देखिए डीपीसी को मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में, और ये फुल विड्थ पे डालते हैं, मतलब जैसे प्लंथ होती है ना, प्लंथ की फुल विड्थ पे डालता है, ये नहीं कि जितने पे दीवार होगी वहाँ पे। और ये जो सील्स होते हैं डोर्स के, मतलब जैसे मान लो यहाँ से हमारा दरवाज़ा है, यहाँ से दरवाज़ा है, तो यहाँ पे डीपीसी डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये था गाइस टोटल सिलेबस एस्टिमेट का।